चलिए मेंसुरेशन में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, एक 2D का है 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल वो जिनमें हम पेपर पर सब चीज़ें बना सकते हैं, ऐसे फिगर्स को, ऐसे डायग्राम को 2 डायमेंशनल कहते हैं। और ऐसे जिनको हम पेपर पर नहीं बना सकते, सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो 3 डायमेंशनल में कैसे बने, उनको 3 डायमेंशनल कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम रखती है वो आपकी 3D है, और जो कोई भी चीज़ जो केवल एरिया रखती है वो आपकी 2D है। 2 डायमेंशनल फिगर वो फिगर्स हैं जिनमें 2 डायमेंशंस होंगी। लेंथ और ब्रेथ की तो हम बात कर रहे होंगे, हाइट के कोई जिक्र नहीं कर रहे होंगे। फिर कि 3rd डायमेंशन में जैसे मान लो आपने देखा कि कोई आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल में पैरेलल ऐसे तो दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं दिखाई देगा, ठीक। लेकिन मान लीजिए किसी हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में वो ऐसे भी दिखाई देगा और उसके साथ साथ वो ऐसे भी दिखाई देगा। तो जो ये वाला पार्ट है वो वाला 3rd डायमेंशन कहा जाता है। और 3rd डायमेंशन को पेपर पे दिखाने का ट्राई किया था, बट एग्जैक्टली वो हो नहीं सकता, तो उसको हम माइंड से सोच पाते हैं। पेपर पे नहीं होता, पेपर पर 2 डायमेंशनल ही होता है, बट हम उसको सोच पाते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, तो ठीक है भाई, जैसा है वैसा पूरा बना हुआ है। सिलेंडर बनाएंगे तो ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे कि भैया ये सिलेंडर, लेकिन 3rd डायमेंशन दिखाई नहीं देगी, 3D पे इमेज बन नहीं रही, बट हमारा माइंड 3D समझ सकता है। वो समझ रहा है कि बेस कुछ ऐसे रहा होगा, फिर वो ऐसे चल रहा है, तो वो 3 डायमेंशन हमारा माइंड समझ रहा है कि सिलेंडर है वो, ठीक। तो सरल भाषा में यहाँ 2D और 3D की बात करेंगे। जब हम 2D की बात कर रहे होंगे तो 2D में 2 डायमेंशनल में हम एरिया और पेरीमीटर का जिक्र करेंगे, और जब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया, एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम। हम वहाँ वॉल्यूम की भी बात कर रहे होंगे, उसके आयतन का भी, उनके आयतन का भी जिक्र कर रहे होंगे। तो 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में ये बेसिक अंतर है। अच्छा, मेंसुरेशन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े सरल सरल पूछे जाते हैं। हमें 3D नॉर्मली, जब हम 3D पढ़ते हैं तो 3D में नॉर्मली कठिन लगती है स्टूडेंट्स को, बट मेरा अपना ये मानना है कि 2D ज़्यादा कठिन है। अगर दोनों में थोड़ा अंतर कंपैरिजन किया जाए, वैसे दोनों ही सरल, अगर सही से उनकी प्रैक्टिस की जाए और चीज़ें लिखी जाएं, तो दोनों में अगर हम वेटेज देखें कि उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो 2D में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, 3D में डिफिकल्टी लेवल कम। बट अंतर वहाँ आ जाता है कि जब हम 3 डायमेंशन सोच नहीं पाते, क्योंकि पेपर पे तो बन नहीं सकता। 2D पूरा पेपर पे बना सकता है, आपको परपेंडिकुलर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई, आपने कहा ट्रायंगल है और ट्रायंगल आपका बना हुआ है, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया, आपको दिख भी रहा, समझ भी आ रहा, सब सही है। अब 3D में क्या होगा, 3D में सिलेंडर अगर है और मान लो आपको बता दिया कि आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है और एक आपका ये वर्टिकल सिलेंडर है, ये वर्टिकल सिलेंडर है, एक इसी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। अब जैसे इसके अंदर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का जिक्र हुआ, तो इसका मतलब वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, कहीं टच कर रहा होगा, कहीं नहीं टच कर रहा होगा। तो अगर वो सोचना कठिन है आपके लिए तो 3D आपको टफ लगेगी। उसके लिए तरीका ये बनेगा कि हम जब 3D में पहुंचेंगे तो आपसे कहेंगे कि सिर्फ 3D को पेपर पर ना बनाकर प्रैक्टिकली भी उसके साथ थोड़ा काम करेंगे, तो आपको 3D आसान लगने लगेगी। नॉर्मली क्लास में वो काम होता है और एकेडमिक में टीचर्स का ही काम रहता है कि उनके बहुत पर्याप्त समय होता है, तो एक एक फिगर को प्रॉपर क्लास में बना करके, समझा करके, 3D जो है प्लान करके आपको समझाया जाए। कुछ आपको जो है असाइनमेंट्स दिए जाएं कि एक काम करिए कि 4 घन बना के लाइए, जिसमें एक की बजाय 2 सेंटीमीटर की 3 हो, एक की 4 हो। तो जब वो बनाते हैं तो आपके दिमाग को समझने लगता है उसको, और उसकी डायमेंशन से वर्क करता है। बट ये अगर आपने कभी नहीं किया होगा तो फिर उस केस में 3D हो सकता है कि आपको वो सोच पाएँ और कुछ ना सोच पाएँ। 3D सोचते समय उन प्रश्नों को तो हम बहुत आसानी से सोच सकते हैं जिनको साथ हमने कभी काम किया होगा। अगर मान लीजिए आपने असाइनमेंट किए हैं, आपने 3D को समझा भी है, तो बहुत सारे 3D के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए बनाए जाते हैं। जैसा अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि सिलेंडर एक सीधा खड़ा, उसके अंदर एक और सिलेंडर डाल दिया गया, पाइप के अंदर पाइप डाल दिया गया। तो पाइप के अंदर पाइप 2 तरीके डाल सकता है कि ये पाइप है बड़ा सा, इसके अंदर एक पाइप आपने सीधा सीधा वर्टिकल डाल दिया, तो वो उसकी रेडियस कम और ज़्यादा होगी, तो जो पतला होगा उसके अंदर चला जाएगा। एक तो ये विजिबल तरीका है, इस पर तो ये सबने सोचा है। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर सिलेंडर पे एक बड़ा पाइप ऐसे, एक पतला पाइप का छोटा टुकड़ा लिया जाए और ऐसे डाला जाए, ये हमारा बड़ा पाइप खड़ा है, एक पतले पाइप का छोटा टुकड़ा ऐसे डाला जाए, इस तरह पकड़ के हम ऐसे डालते चले जाएं और उसको टच करता हो जाए। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप जब पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बेसिकली 3D में अगर आपको अभी भी दिक्कत होगी, तब भी आपके पास एक ही काम होगा कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसको घर जाइए,
कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेकर, पेन लेकर, स्केच लेकर, दफ्ती लेकर, आलू लेकर, और मुझसे हम काम करेंगे तो 3D हमें कठिन नहीं लगेगी। बट 3D को अगर आप रटने का ट्राई किया तो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ क्लास में भी इसी तरह चीज़ें समझाई जाएंगी जो आपको समझ नहीं आएगा तब। ठीक, फिलहाल 2D स्टार्ट करते हैं। 2D के वही फिगर्स, ट्राइंगल, क्वाड्रल्स, ठीक, सर्कल्स, पॉलीगॉन। टोटल 4 फिगर्स की बात करें जो हमने ज्योमेट्री में भी की है। 2D में ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टी जगह जगह इस्तेमाल होती हैं। जिनको ज्योमेट्री क्लियर होगी दी बेस्ट है, नहीं क्लियर होगी तो वो प्रॉपर्टी आपको साथ में बताई जाएंगी। ठीक, तो आपका काम ये होगा कि उस प्रॉपर्टी को भी साथ में रख लिया जाए कि दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट इज प्रूव्ड इन ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री में प्रूव की जाएगी। लेकिन हमें अभी जो है आती है, अब की गई थी, हमें अभी आती है फिलहाल, तो उस तरह से हम मेंसुरेशन को प्रिपेयर करके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फिगर है वो आपका ट्रायंगल है। हमने आपको शुरुआत में बताया कि मेंसुरेशन में 2 चीज़ें 2D में आपसे, अगर मेंसुरेशन 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे लिए काम की होंगी, एक एरिया और दूसरा पेरीमीटर। एक एरिया और दूसरा पेरीमीटर। आपने कभी देखा हो कि अगर आजकल के कुछ गेम्स है, गेम सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो उनमें 10 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल ऐसे करके होता है, तो आपको एक ग्लास दिया जाता है और आपसे कहा जाता है जरा इसको पहनिए, तब आपको ये समझ आएगा। क्योंकि हमारी आंखें उतनी डायमेंशन को भी नहीं देख सकती, तब हम एक ग्लास लगाते तब उसमें हम उन डायमेंशंस को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि जहाँ तक आंखें देख पाते हैं 3D है और बाकी 2D है। 3D में भी जब कुछ बहुत स्पेशल इफेक्ट्स डाल दिए जाते हैं तो हम नहीं समझ पाते, इसलिए कुछ मूवी जो 3D में बनती हैं तो उनके लिए हमें मूवी हॉल में ग्लासेस दिए जाते हैं वो स्पेशल, जिनको हम लगा करके उन स्पेशल इफेक्ट्स को भी समझ पाते हैं, देख पाते हैं। नहीं तो वो स्पेशली हमको 2D जैसे प्लेन पेपर पे दिखाई देते हैं। 3D में वो चीज़ें हम देख सकते हैं जो 3D में हमें सामने रखी हुई। हमारी आंखें 3D से, यहाँ के आपका दिमाग तो कहने लगता है कि ये क्या मतलब, अभी तो आप कह रहे हैं कि 3D में समझ सकते हैं, मूवी 3D में समझते हैं। बॉटल है, वो बॉटल 3D है, हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन वो बॉटल वो 3D पर अगर किसी पेपर में बनी होगी तो वो 2D में ही बन सकती है। तो जो भी मूवी हॉल का एक पर्दा होगा जिस पर वो फोकस कर रहा होगा वो 2D डायमेंशनली होगा, बट उस पर वो इफेक्ट डाले जाते हैं जिनको 3D समझ में आए, और वो ग्लास और इफेक्ट दोनों मिलकर फिर 3D डायमेंशन बन जाती है। अगर आप प्लेन देखेंगे तो आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई सब देगा, लेकिन बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा, आपको वो इफेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे। 2D को भी 3D में देखिए, अगर जब भी आपको ये इफेक्ट ऐसा देखेंगे, अभी मत जाइए, अभी आप सिलेक्शन की तैयारी करिए। आज पता लगा 3D इफेक्ट देखने चले गए। 3D इफेक्ट जब देखने का कभी मौका मिले तो देखिए, और बीच में हटाने का प्रयास करिएगा, चश्मा हटा के बगल में रखिए, फिर देखिए आपको दिखाई सब देगा, बट आपको स्पेशल इफेक्ट नहीं दिखेगा, एकदम प्लेन 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 दिखेगा, और कई जगह आपको अजीब सा भी दिखाई देगा, तो वो इसलिए यूज किया जाता है। फिलहाल वापस आते हैं एरिया। तो एरिया और पेरीमीटर हमारा 2 टर्म यहाँ होंगे। पेरीमीटर क्या है, परिमाप क्या है, इस पर जब भी क्वेश्चन आपको फंसाएगा तो इस बात से फंसाएगा कि आप परिमाप की परिभाषा अगर आपको याद होगी तो ही आप परिमाप आंसर कर पाए। परिमाप बहुत छोटी सी बात है, और वो आप दिमाग में रखें कि सम ऑफ बाउंड्री लाइंस, जो कि बाउंड्री लाइंस का सम है वही परिमाप है। ठीक, फिगर कैसा भी दिखाई दे रहा हो, आपको बाउंड्रीज पे टारगेट करना कि बाउंड्री उसकी कैसी है। सम ऑफ बाउंड्री लाइंस जो है वो आपका क्या है, पेरीमीटर है, परिमाप है। अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया वो है कि कोई 2D फिगर में जहां जहां हम पेंट कर सकते हैं, वो जो पेंट का खर्चा आएगा वो आपका एरिया है, पर जो है क्षेत्रफल है। जैसे ये हाथ है, इसका ये एरिया है, ठीक है, इस पर हम पेंट ऐसे कर दें। बाउंड्री पेरीमीटर क्या है, यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे घूम के जाइए, ये सब जोड़ते जाइए, तो जितनी दूरी वापस आने में यहाँ तय करेंगे आप, वही आपका पेरीमीटर है। बीच में खींची गई किसी भी लाइन से आपका कोई मतलब नहीं। ठीक, मान लो आपके सामने कोई ऐसा फिगर बना हुआ है इस तरह से, पेरीमीटर ऑफ दिस या क्वाड्रेंटल, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंटल ये नहीं कि जितनी लाइनें दिख रही सब जोड़ डालो, दिख तो आपको डायगोनल भी रहा है, विकर्ण भी ये भी दिख रहा है, ये नहीं जोड़ना, आपको बाउंड्री लाइंस पकड़नी है। अगर इस फिगर का पेरीमीटर कहा जाए, मान लो आपसे नाम भी रख दिया जाए कि ABCD बना हुआ है, तो आपको ABCD का पेरीमीटर निकालना, तो आपको यहाँ से ये जोड़ना है। ठीक, इससे मतलब नहीं, ये डायगोनल है, ये बीच का हिस्सा है, जो हमारा पूरा फिगर है वो इससे बाउंड है। तो बाउंडेड एरिया में जो तार बांधा हुआ है उसकी लंबाई को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे मान लो आपके सामने ये गए, ऐसे गए, और ऐसे घूम के ऐसे चले गए। ठीक, अगर आपने ऐसे कहा, अगर आपने रखा कि A + B + A B C D E
एफ ऐसे चाहिए तो आप ये जाएंगे ये जाएंगे ये जाएंगे ये जाएंगे, इसी बीच में घूमते रहो, उससे मतलब नहीं। समझ रहे हैं? बीच में हम तब जाते जब वो ये कहता कि हम ये वाली जगह चाहते ही नहीं, हम ये वाली जगह नहीं चाहते, हम सिर्फ ऐसे चाहते, और हम चाहते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक, तब हम ऐसे जोड़ते ये ऐसे करते हुए। बात समझे? तो नेमिंग पर पैरामीटर डिसाइड होता है। सरल भाषा में पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ बाउंड्री लाइंस। जिस भी फिगर की हम बात करें, एक चीटा उसकी बाउंड्री पे छोड़ दो और वो चीटा घूम के आएगा और जितनी दूरी तय करेगा वो उस आकृति का पैरामीटर है। घूम के आने मतलब चारों तरफ घूम के आना है, बीच में आप एंट्री नहीं कर सकते, बीच में पानी भरा है, ऐसे समझेंगे तो पैरामीटर गलती नहीं होगी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या ही हम पैरामीटर पे इतनी बात कर ले रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस में गलती होती तो यही सब चीजें याद दिलाई जाती कि हमने ये बात आपको पहले कही थी। बात करते हैं एरिया पे। तो एरिया में जितनी पेपर की जगह को ऑलरेडी उस फिगर ने कवर कर लिया होगा, जिस पर हम कुछ और नहीं रख सकते, वो उस आकृति का एरिया कहलाता है। द स्पेस ऑन पेपर, द प्लेस ऑन पेपर कवर्ड बाय द फिगर नोन एज एरिया, ठीक। तो ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल के लिए बेसिक, सबसे पहले ट्राइंगल के एरिया के लिए पहला फॉर्मूला, अगर आपका ट्राइंगल है जिसकी भुजा ए के सामने वाली भुजा को ए माना जाए, बी के सामने वाली भुजा को बी माना जाए और सी के सामने वाली भुजा को सी माना जाए। अगर ट्राइंगल के में ए के सामने वाली साइड को ए माना जाए, बी के सामने वाली साइड को बी माना जाए और सी के सामने वाली साइड को सी माना जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो एरिया है उसमें हमें जरूरी होगा उसकी हाइट। पेरीमीटर तो बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ साइड्स, ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया अगर चाहिए हो तो आपका पहला फॉर्मूला है एरिया बराबर हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग करके हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। उसमें जिस साइड को आपने लिया होगा बेस के रूप में, उससे करस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए होगी, ठीक। जैसे यहां पर अगर बेस को हम ए मान रहे हैं तो हाइट आपकी ये मान लो एच हो गई या एडी मान लेते हैं, तो आपका 1/2 BC इंटू एडी या 1/2 BC का मतलब A और AD का मतलब H। इस तरह हम ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकालते हैं। बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया को निकालने का। बहुत सारे जो रिजल्ट्स होंगे वो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड होंगे, उनको तो समझा जाएगा, बट ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको सिद्ध किया जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से, मैथमेटिशियन ने किया, आपको उस लैंग्वेज की जरूरत नहीं, इसलिए आपको सीधे याद करने और याद होंगे भी, ठीक। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, किसी ट्राइंगल में हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें और सोच ले कि ये पॉइंट डी है, और इस दूरी को आप कुछ भी ले लें, मान लो हमने ए और बी ले लिया, एक दूरी ए ले ली, दूसरी दूरी पार्ट जो है वो आपका बी ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC की बात करें, तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंपली कह सकते हैं कि आपका 1/2 ये आपका बेस और ये आपका, मान लो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये आपकी करस्पॉन्डिंग हाइट, तो आपका हो जाएगा बेस आपका A और हाइट आपकी H, रेशियो 1/2। ध्यान समझिएगा, अगर कोई ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है एंगल के अनुसार, जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर बन रहा है हमारे सामने जिसमें एक कोण अधिक होता है इस तरह से, और इस ट्राइंगल में इसको हम आधार मानना चाहें, तो इस भुजा पर, सामने वाली भुजा पर, इस जगह पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, डाला जा सकता है भाई। पर हाइट क्या है? हाइट है सामने वाले शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई को हम हाइट या ऊंचाई कहेंगे। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहां पर परपेंडिकुलर इस रेंज में यहां से ड्रॉ कर सकें, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम पीछे एक्सटेंड कर कर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इसी को इस ट्राइंगल की ऊंचाई कहते हैं। एक्चुअली ऊंचाई अगर हम आधार के अकॉर्डिंग देखें तो ऊंचाई शब्द का मतलब होता है कि जिस बिंदु से हम बात कर रहे हैं इस भुजा की लंबवत दूरी, अगर पॉइंट यहां है और लाइन यहां है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ओके है, आपकी ऊंचाई निकल आएगी। लेकिन अगर पॉइंट यहां है और लाइन यहां है
तो उस कंडीशन में एक स्केल यहाँ रखी जाए, एक स्केल यहाँ रखी जाए, और फिर उनके बीच की दूरी देख ली जाए, तो ये ऊंचाई कहलाएगी। समझ गए? तो अगर पॉइंट इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन से रेंज से बाहर है तो स्केल रख करके उनके बीच की डिस्टेंस देखी जा सकती है। तो अब बात आपको समझ में आ रही है कि ये एक स्केल रख दी गई, ऐसा समझ लो, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऊंचाई कहें, जो कि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो जब हम ट्रायंगल को इस तरह बनाया, तो अगर आपने ये ऑब्ट्यूज देखा, तो अब आप यहाँ एक स्केल रख चुके हैं और यहाँ से दूरी तो एक बार देख चुके हैं वही, तो इसके लिए भी काम करेगी। सोचो, अगर हम ट्रायंगल एडीसी की हाइट देखें तो इस पर तो परपेंडिकुलर आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? परपेंडिकुलर तो एक ही बार आएगा भाई, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर तो एक ही आएगा, दो कैसे आ सकता है भाई? अगर एक 90 डिग्री बन गया, दूसरा कोई भी खींचो 90 डिग्री, कैसे बनेगा? बन ही नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में ये एक स्केल रखी हुई है, यहाँ से एक लाइन गई, वो आपकी परपेंडिकुलर मिल गई, ये इस ट्राइंगल की हाइट या ऊंचाई कहलाएगी। किसकी? इसकी। तो आप देखेंगे जब इधर वाले ट्राइंगल जाएंगे, हम उधर फिगर बनाए, आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ की ऊंचाई देखेंगे तो b इंटू एच ही आपकी हाइट का काम करेगी। इस तरह ट्राइंगल की ऊंचाई देखी जा सकती। कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम सिंपली देखेंगे तो आप पाते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 1/2 से 1/2 एलिमिनेट, ये आपका एच से एच एलिमिनेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD रेशियो टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दैट्स इक्वल टू A/B। ये इस तरह से हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पाते हैं। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि अगर ट्रायंगल में हमने शीर्ष से कोई लाइन ड्रॉ कर दी है और उसने आधार को बांटा है, मैं बताया था ज्योमेट्री में भी ये बार बार यहाँ मेंसुरेशन का पार्ट है। जब आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है तो उसने आधार को अगर बांट दिया है, तो जैसे आधार बटा वैसे एरिया बढ़ गया। यहाँ और कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ हाइट सेम है। अगर हाइट सेम है तो एरिया निकालने के लिए बेस ही तो काम करेगा। तो उनके भुजाओं को, उनकी बेस का अनुपात ही उनका एरिया का अनुपात बन जाएगा। जैसे मान लो आप किसी ट्रायंगल में आप जाते हैं, किसी ट्रायंगल में आप गए और आपने लाइन ड्रॉ, मान लो ये आपका ABC है, और आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ ड्रॉ की, ऐसे। ये आपने X माना, ये आपका D पॉइंट हो गया, ये आपने Y माना, ये E हो गया, ये F माना, ये Z हो गया, ये आपका W ले लिया, ये आपने G ले लिया। ठीक, तो अब आप सीधे कह पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेशियो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC का जो अनुपात होगा वो आपका X/Y/Z/W और ये मान लो K, मान लो K होगा। उसी अनुपात में होगा, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज के अनुसार, जिस अनुपात में हमने उसके आधार को बांटा होगा। बात समझ में आई? तो एक तो ट्रायंगल का एरिया, एक हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला। उसी की मदद से ये बात भी निकली कि अगर किसी ट्रायंगल में आप शीर्ष से कोई लाइन ड्रॉ कर दें, तो शीर्ष से कोई लाइन ड्रॉ करने पर आधार जिस अनुपात में विभक्त होगा, त्रिभुज का एरिया भी उसी अनुपात में विभक्त हो जाएगा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल डिवाइड इन द सेम रेशियो एज द बेस इज डिवाइडेड, बट बिकॉज द हाइट मस्ट विल बी सेम, बिकॉज क्योंकि हाइट जो होगी वो सेम रहेगी, इसलिए जिस अनुपात में आधार विभक्त होगा उसी अनुपात में उस ट्रायंगल का एरिया भी विभक्त हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ट्रायंगल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसके बेस के अकॉर्डिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एरिया भी उस अनुपात में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा इतना नोट करेंगे, फिर आई थिंक हम आगे बढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। और पहले कल से हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ आज बेसिक है ही नहीं, ज्यादा बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको सीख लें बस। क्वेश्चन स्टार्ट, सब कुछ आपको प्रश्न सिखाएंगे।
क्या इसी बात को लेकर थोड़ा और जोड़ा जाए, इसमें नोट कर लिया। तो पहला पॉइंट, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल में अगर शीर्ष से कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आधार जिस अनुपात में बटेगा, ट्रायंगल का एरिया भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अगर हमने एक से ज्यादा लाइंस जोड़ी हैं, जिनको हम सीवियंस कहते हैं, है ना, ज्योमेट्री की भाषा में इन लाइनों को सीवियन कहते हैं, ठीक। तो अगर हमने एक से ज्यादा लाइनें ड्रॉ की हैं, तो जो लाइनें आधार को जितने भागों में बांट देंगी, त्रिभुज का एरिया उतने भागों में बढ़ जाएगा और उन्हीं अनुपातों में बढ़ जाएगा जिस अनुपात में आधार को बांटा गया है, जिस अनुपात में बेस को डिवाइड होते देखा गया है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये दो बातें हमने समझी। इसके अलावा ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए अगली प्रॉपर्टी और जनरेट होती है इसी बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले से, और वो ये है कि ये मतलब पॉइंट रूल 1 रूल 2 या जो है नियम 1 नियम 2 या ABC पॉइंट्स में आप लिखेंगे। इसके लिए भाषा नहीं लिखाऊंगा मैं कि चीज से खींची गई जो रेखा आधार को जिस अनुपात में बांटती है। कल की क्लास का सब बेकार हो जाएगा। जहां जहां 3 सवालों में इस्तेमाल कर लिया आपने, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन की भाषा, जहां भाषा की आवश्यकता होगी वहां लिखाया जाएगा। मेंसुरेशन में सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, है ना, भाषा नहीं। भाषा ज्योमेट्री में आती है, ठीक। ट्रायंगल के बारे में बताओ, तो ये ज्योमेट्री का पार्ट, ठीक। तो जब ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तब आप वहां सीखेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी। अब यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल आपका ABC है। अब यहां से अगर हम देखें और हमको कोई ऐसा डेटा दे दिया जाए कि मान लो ये थीटा दे दिया गया, ये आपको लाइन ए दे दी गई, ये लाइन बी दे दी गई, मतलब इस साइड की लेंथ ए दे दी गई और दूसरी वाली साइड की लेंथ हमें बी दे दी गई, और आपसे कह दिया जाए कि भैया ऐसा करो, ट्रायंगल का एरिया निकालो। ऐसा करो कि ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो ऐसी परिस्थिति में मिला के ये आपका थीटा है। आप एक काम करें, टास्क वही फिर से, आप यहां से काम करें, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। आप कंसंट्रेट करिए, हमारा टारगेट वही है, ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना, ठीक है। ट्रायंगल ABC डेल्टा, डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट किया है, उसको डेल्टा कहते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पहुंचते हैं, ट्रायंगल हम देखते हैं ABD। ABD दिख रहा है? इसमें प्रयोग करें में, इसमें प्रयोग करें साइन थीटा का। अगर हम साइन थीटा का प्रयोग करें तो आपके सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस AD अपॉन AB, लंब बटे कर्ण। यार ABD में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात समझ पा रहे हैं? ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा है तो हमने पाया कि AD इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है? A। तो हमने पाया AD इक्वल्स टू A साइन थीटा। हम पाते हैं कि AD का जो मान आपके पास आएगा वो आपके पास A साइन थीटा आ गया। AD इक्वल्स टू A साइन थीटा। कोई समस्या? अब जैसे आपने देखा कि AD बराबर A साइन थीटा आया, तो इस परिस्थिति में ट्रायंगल में अगर हम उसका एरिया निकालना चाहें तो AD तो ये हमारा शीर्ष लंब था, ये तो लंब का लंब डाला गया था, इसको ऊंचाई कह सकते हैं। तो इसको H कहा जा सकता है, बेस हाइट, बेस हमारा B बन जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पे बात करें और हम ये करें कि 1/2 बेस BC और हाइट AD, तो मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ बात तो ठीक, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की हम बात कर रहे हैं और 1/2 और AD जो हमारी जरूरत थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है, दैट इज A साइन थीटा, तो उसको वहां पुटअप कर दें। तो आपने कहा हाँ बात सही है, A साइन थीटा। और AD की ये आपका AD BC आपका क्या होगा? B इंटू A साइन थीटा। तो सरल भाषा में देखेंगे, ये BC हो गया, ये AD हो गया, यहां रख दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हमें ध्यान दिया जाए तो आप कह पाए 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 AB साइन थीटा का प्रयोग करके हम ये पा पाए कि जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उसमें एक एंगल दिया जाए और उसके अगल बगल वाली साइड्स दी जाए, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ AB साइन थीटा का प्रयोग करके भी निकाला जा सकता है। इसी की मदद से हम साइन रूल सिद्ध करते हैं, लेकिन सिद्ध ज्योमेट्री में करते हैं। लिखे यहां भी लेंगे, नोट करिए इतना।
हो गया। कोई ट्रायंगल हो और उसमें काम जो भुजाएं हैं वो आपकी बी और सी है। एक ट्रायंगल है जिसकी जो भुजाएं हैं वो रेस्पेक्टिवली ए बी सी हैं। इस परिस्थिति में दो नियम आपको और याद रखने। पहला है साइन रूल, जो कि आपका बनाता है साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी बराबर 1/2 कैपिटल आर। ये कंप्लीट साइन रूल, जिसमें कैपिटल आर सर्कम सर्कल की रेडियस है, परिवृत्त की त्रिज्या है। ट्रायंगल की अब अगली प्रॉपर्टी थी जिसमें आप साइन तो पता ही क्या एंगल का साइन मान, और एबीसी साइड्स हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ऐसा करने पर एंगल और साइड के बीच अनुपातिक संबंध निकाला जाता है, जिससे हम ट्रायंगल में कभी अगर हमें एंगल पूछ दिया जाए, ज्योमेट्री में अक्सर पूछा जाता है, मेंसुरेशन में दिया जाता है, तो हम उसकी मदद से भुजाओं और एंगल का एक संबंध निकाल सकते हैं साइन की मदद से। प्रूवमेंट इसी ऊपर वाले फॉर्मूले होता है, बट वो ज्योमेट्री के पार्ट है। साइन रूल मुख्यतः ज्योमेट्री में प्रूव किया था, जो ज्योमेट्री पढ़ी में प्रूव कराया भी होगा। ठीक है, तो आप मेंसुरेशन उसको प्रूव नहीं करें, ना ही इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरा आता है कॉस रूल, कोसाइन रूल या कॉस रूल। कॉस रूल क्या, भुजा और एंगल में डायरेक्ट संबंध बताता है। क्या कि जैसे तीन एंगल अलग अलग हैं तो भुजाओं से अपना अपना संबंध रखते हैं। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह कॉस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी तरह कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये आप साइन रूल और कॉस रूल नोट करते जाओ, सोचते हो थोड़ी थोड़ी देर उन पे। बहुत सारे बैच लोग इस बैच में नए होंगे आज मेंसुरेशन से ही, बट एक बात याद रखिएगा कि मेंसुरेशन भी तो खैर बेसिक ही मैं लिखा रहा हूँ, पहले हफ्ते में कैसी समझ आई दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जब मेंसुरेशन हम अंत करेंगे तब आपको कितनी आ रही है दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। जो लोग रहे होंगे उनको हमने ज्योमेट्री में भी ये बात कही थी कि ज्योमेट्री आपको पहले हफ्ते में कैसी लगी दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि जब आप अंत करेंगे तब आपको ज्योमेट्री ना आए तो बताइएगा। वैसे मेंसुरेशन बुक के टॉपिक ऐसे हैं कि जब कंप्लीट हो जाते हैं तब हमें उसकी सारी पकड़ नजर आती है। यदि जब अंतिम क्लास में प्रैक्टिस सही चीज़ें कंप्लीट कर चुके होंगे, 2D मान लो 2D की बात करें तो 2D में या 3D मिलाकर 3D में, तब आपको वास्तव में समझ में आएगा कि आपने टॉपिक इतना बेहतर तरीके से पढ़ लिया है कि फिर हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, बार बार बात इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत इस बात का डर रहता है कि आप डिस्ट्रैक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे अक्सर ये रहता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ईजी है, इतना ईजी नहीं है। वास्तव में जब एग्जाम होगा तो जो ईमानदारी पूरा पढ़ेंगे वो टफ पेपर आने पर भी बेहतर परफॉर्म करेंगे और इजी आने पर भी मेरिट में स्थान बनाएंगे। जो सोचेंगे इतना पढ़ के काम चला लें और उनसे जब ज़्यादा किसी ने पकड़ बना रखी हो तो पेपर अच्छा आएगा तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। और पेपर जब इजी भी आएगा तो भी जिसने मेहनत की होगी उसकी रंग तो कहीं ना कहीं नजर आएगा ही आएगा। वो क्वेश्चन सरल क्वेश्चन को उड़ाने का प्रयास करोगे, आप बना रहे होंगे। ठीक है, इसलिए कंप्लीट टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। मेंसुरेशन उस तरह देखा जाए। और दूसरी बात ही कि उसी एसएससी ने आज से 1 साल पहले एक गजब लेवल के प्रश्नों को पूछा है। इस साल इजी हो गया तो क्या अगला पेपर टफ नहीं हो सकता? क्या अगले पेपर में एक अच्छे स्तर के कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकते? इसलिए हमें हर टॉपिक पे पकड़ तो पूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे तब वो कोई दायरा सीमित नहीं, उसका सिर्फ एक दायरा है कि हम इतना पढ़ लें कि आयोग एसएससी कम से कम जिसे हम पेपर देने जा रहे हैं उससे ऊपर वो पेपर ही ना बनाएगा। बस यही एक दायरा है, इसके अलावा और कोई दायरा नहीं, संकुचित किया ही नहीं जा सकता। ये हो गई बात पूरी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो साइन रूल कॉस रूल की हमने बात और समझ ली। इसी साथ साथ हम ट्राइंगल में उसके मीडियंस को निकालने के लिए अपोलोनियस मीडियन क्या होती है, जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। जैसे ये ट्राइंगल है आपका, इस ट्राइंगल में ये आपका पॉइंट मिड पॉइंट हो जाए, ये पॉइंट कैसा हो जाए मिड पॉइंट।
तो मिड पॉइंट अगर ये पॉइंट डी हो जाए तो ये जो एडी है वो मीडियन कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। एडी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी, मीडियन। ऐसा 3 बार हो सकता है, क्योंकि भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से, फिगर देखिए समझ आएगा, भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो माध्यिका है। तो ऐसा 3 बार हो सकता है। यहां पर भी एक मिड पॉइंट हो सकता है, यहां पर भी एक मिड पॉइंट हो सकता है। इनको मिलाकर हम 3 अलग अलग मीडियंस प्राप्त कर सकते हैं। बात आप समझ पा रहे हैं? तो मीडियन क्या होती है वो आपको समझ आना चाहिए। अब यहां पर अगर हमें अपोलोनियस ने इसको प्रूवमेंट किया था, मैं फिर कहूंगा ज्योमेट्री में से प्रूवमेंट कराया था, यहाँ सिर्फ फैक्चुअल यूज करते हैं, आप फैक्चुअल यूज करने का प्रयास करिए। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी या डी सी कोई भी ले सकते हैं, बी डी स्क्वायर। ठीक, तो जब किसी ट्राइंगल में हमें माध्यिका की आवश्यकता होती है तो इस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। अब यहाँ अपोलोनियस लिखेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। क्या? माध्यिक, ध्यान सुनिए भाषा, माध्यिका के अगल बगल वाली साइड्स का वर्ग, ये भाषा में लिखवाया नहीं जा सकता। अब देखें, माध्यिका के अगल बगल वाली साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू 2 ब्रैकेट माध्यिका का वर्ग और नीचे वाली भुजा का कोई एक भाग, आधा, बीसी का आधा, या तो बीडी या सीडी कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में अपने आप बराबर होंगे। तो इस तरह से आप अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात पूरी हो गई। अब हमने कुछ चीजें और देखनी ट्राइंगल के लिए। जैसे एक ट्राइंगल हमारा है और उस ट्राइंगल में 3 तरीके की त्रिज्याएं का जिक्र किया जाता है, देखने को मिलती है, जिनको हमें यूज करना पड़ सकता है जब हम पूरे टॉपिक में कहीं होंगे। पहली है अंतावृत्त की त्रिज्या, दूसरी है परिवृत्त की त्रिज्या, तीसरी है बहिर्वृत्त की त्रिज्या। तो देखो, अगर आप अंदर एक सर्कल बन रहा है, अंदर एक सर्कल बन रहा है, तो जो त्रिज्या बनती है उसे अंतावृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, जहां पर आर तो अंतावृत्त की त्रिज्या हो गई, डेल्टा जो है वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का एरिया है, और जो एस है वो सेमी पैरामीटर है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर, दिस इज एस। ठीक, उसी तरह से कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या। कैपिटल आर क्या है? जब वृत्त सर्कल के तीनों शीर्षों से होकर जाए तो उस स्थिति में बनने वाले वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। अब इस परिवृत्त की त्रिज्या यहां से ऐसे देखी जा सकती है, कैपिटल आर है, बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। बताने की जरूरत नहीं है कि एबीसी और डेल्टा के, एबीसी ट्राइंगल की साइड्स, ए के सामने नॉर्मली ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये आपके ट्राइंगल की साइड्स हैं। और डेल्टा जो है वो आपका ट्राइंगल का एरिया है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, इससे परिवृत्त की त्रिज्या को निकाला जाता है। बात समझ गए? नोट करिए, इसी बात बहिर्वृत्त की त्रिज्या बताएंगे तो नोट करिए।
हो गया। उसके रेडियस ऑफ एक्सटीरियर सर्कल, बहिर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी भुजाओं को एक्सटेंड किया जाए, ये आपका ए है, ये बी है। तो एक ऐसा सर्कल जो भुजाओं को बाह्यता स्पर्श करके, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, सर्कल ऐसे बना, इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली। एक सर्कल इस तरह बना, एक सर्कल इस तरह बना। तो ये तीन तरह से सर्कल बन सकते हैं, ए के सामने, बी के सामने और सी के सामने। ये आपकी ए है, ये आपकी बी के सामने बी है, और सी के सामने वाले भुजा को सी कहा जा रहा है। ठीक। तो जो आपका ए के सामने होगा ये वाला सर्कल, उसको मान लो हम आर ए कह लें। इसका रेडियस होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। जो बी के सामने बनेगा इसकी रेडियस को हम आर बी कह लें, इसका रेडियस होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। इसके सामने जो बनेगा वो आपका हम कह दें आर सी, रेडियस ऑफ सी सर्कल, मतलब सी के सामने बायता, दैट इज डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। इस तरह से हमें एक्सटीरियर सर्कल की रेडियस याद रखनी, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। डेल्टा क्या है? ट्रायंगल का एरिया। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ये लिखा था 2 मिनट पहले अभी। इसी को सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। होता क्या है पता नहीं, ये क्लास का कंसंट्रेशन है। सुधरने थोड़ा प्रयास करिए, नोट करिए। चीजें कठिन नहीं है, हम बहुत ज्यादा सोचते रहे, हम मतलब उसको उस तरह लेते नहीं जैसे उसको लेना चाहिए। जो भी बच्चे एडवांस मैथमेटिक्स सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ रहे हैं, अपने आज से तय करेंगे कि सोने का समय जो होगा वो हम उठने का तो वही रखेंगे, और सोने वाले को हम 2 घंटे कम कर देंगे, 1.5 घंटे तो कम से कम। अगर आप 7 घंटे सोते हैं 6.5 घंटे सोएंगे, 6 घंटे सोते हैं तो 4.5 घंटे सोएंगे। अरे सुबह एक पॉइंट आया था कि ऐसे कैसे 2 बैच का काम पूरा कर दो, हमने सोचा पूरे दिन, शाम को हमारे दिमाग में एक तरीका है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ऐसा कर सकते हैं आप। हाँ, करके देखिए, सही लगेगा, अच्छा लगेगा। हो गया ये, बढ़िया आ गया।
तो ये एक सामान्य प्रॉपर्टीज हो गई। उसके अलावा अगर किसी ट्रायंगल में इसका आता है ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा को ए, बी के सामने वाली भुजा को बी, सी के सामने वाली भुजा को सी कहा जाए तो एस बराबर अभी हमने पढ़ा है कि सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा हीरोज फॉर्मूला निकालने का तो अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरह हम हीरोज फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकाल पाते हैं जब हमें ट्रायंगल की कोई और प्रॉपर्टी ना पता हो। एक और स्थिति बनती है कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में मीडियंस नोन हो, जैसे आपका ट्रायंगल आपका एबीसी है, ट्रायंगल के एरिया निकालने का एक अगला केस, जिसमें आपको ये मीडियन मान लो एडी ड्रॉ किया, टी मिड पॉइंट, सॉरी टी मिड पॉइंट, टी मिड पॉइंट, तो आपकी एडी एक मीडियन हो गई, माध्यिका हो गई जिसको हम M1 कह लें। ये आपका बीई हो गई, ये भी आपका मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो उस कंडीशन में बीई को भी हम एक मीडियन कहेंगे और जिसकी लंबाई फॉर्मली मान लेते हैं कि M2 दी गई। इसी तरह से ये आपका F हो गया और जो F है, F एक मिड पॉइंट है। अब अगर F मिड पॉइंट है तो ऐसी कंडीशन में CF भी एक मीडियन हो गई और CF मीडियन की लंबाई भी मान लेते हैं कि M3 दे दी गई। तो आपका जो ट्राइंगल है उसमें माध्यिकाएं दी गई और उनकी लंबाइयां आपको पता है और आपसे पूछ लिया गया ट्राइंगल का एरिया, ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट्स इक्वल टू ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बराबर 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। कि अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना चाहते हैं तो माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 करने पर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकल आता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि एरिया जो माध्यिकाएं वो तो कोई ट्रायंगल बनाती नहीं, माध्यिकाओं से ट्रायंगल बनाया जाता है अलग, ठीक है। जैसे मान लो हम PQRS एक ट्रायंगल बना लें जिसमें ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। M1 M2 M3 से लेकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका जिक्र हो रहा है अलग बाहर, बाद में तीन लंबाइयां हैं उनको लेकर बाद में अगर ट्रायंगल बनाया जाए तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसकी बात हो रही है। तो अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई हैं तो उस स्थिति में उसका एरिया निकालने के लिए माध्यिकाओं की लंबाइयों से एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे और उस ट्रायंगल के एरिया का 4/3, उस ट्रायंगल के एरिया का कितना 4/3 अगर हम कर दें तो ट्रायंगल ABC का हमारे पास क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। तो एक हीरोज फॉर्मूला, जनरलाइज ट्रायंगल में कुछ नहीं पता, एक दूसरा ट्रायंगल की मीडियंस पता है, तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, तो 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द लेंथ ऑफ मीडियंस, मीडियंस का प्रयोग करें। बात क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या? इतना नोट करें फिर और बात करते हैं।
हो गया। अब आते हैं ट्रायंगल के, ये जो हमने अभी तक जो चीजें समझी, इनमें ट्रायंगल का कोई नाम नहीं रखा है। ऑल द ट्रायंगल, फॉर ऑल द ट्रायंगल्स की बात करी, कभी कोई ट्रायंगल स्पेशली बात नहीं की। अब स्पेशल ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में पहला ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। सरल भाषा में ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों। अलग अलग होती हैं तो सब जनरल प्रॉपर्टीज को लेके चलता है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी, नो स्पेशल प्रॉपर्टी, भाई कुछ स्पेशलिटी नहीं है। स्केलन क्या, ट्रायंगल बना तो भुजाएं कुछ भी हों, ठीक। तो जब भुजाओं में कोई आपसी संबंध नहीं तो ट्रायंगल में कोई प्रॉपर्टी नहीं, भुजाओं में आपसी कोई संबंध नहीं तो ट्रायंगल में प्रॉपर्टी नहीं। अब प्रॉपर्टी नहीं तो ऐसी स्थिति में कोई स्पेशल कंडीशन नहीं, जो उससे ऊपर आपने पढ़ा ट्रायंगल्स के लिए, तो जब सब ट्रायंगल के लिए वो उसके लिए ऑलरेडी है। तो स्केलन ट्रायंगल ऐसा हो गया। दूसरा ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएं, ध्यान समझिएगा। एक ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, टू साइड्स इक्वल हो। अगर टू साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हो जाती हैं तो ऐसे ट्रायंगल को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। फिगर से ही समझिए, ज्योमेट्री नहीं कि हम लिखते घूमे, मेंसुरेशन है, फिगर में मार्क करेंगे, फैक्चुअल है, अपने आप याद रहेगा। ए बी और ए सी अगर दो भुजाएं बराबर हों तो ऐसे ट्रायंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा होने पर उनके एंगल भी बराबर हो जाते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल बी सी के अपने आप बराबर होगा। आप थीटा मार्क कर सकते हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या? अब इसमें कुछ और चीजें आती हैं, जैसे अगर हम ट्रायंगल में ये समझें, इसको लिखने से पहले एक चीज और समझ लें, जैसे टर्म्स में कि ट्रायंगल में हमने जो चीजें समझी, जैसे मीडियन एक वर्ड है, तो मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल, बाइसेक्टर, तीन शब्द होते हैं। तो मीडियंस का जिक्र कर लिया था क्योंकि हमें अपोलोनियस में वहां जरूरत पड़ा था। तो एक ट्रायंगल है जिसमें अगर आप डी, ये आपका मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट पर आप मिला रहे हो और ये आपका ट्रायंगल एबीसी है, तो एडी को मीडियन कहा जाएगा। एडी को क्या कहा जाएगा? मीडियन कहा जाएगा, माध्यिका कहा जाएगा। आप कह भी चुके हो, समझ चुके हो। ऐसा 3 बार हो सकता है, इसलिए ट्रायंगल की 3 माध्यिकाएं होती हैं। क्लियर? ट्रायंगल में अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और ये कहें कि ये जो है इस वाले एंगल को आधा आधा करके आया है, ए बाय ए और बी और सी आधा आधा करके आया है, तो जो एडी उस परिस्थिति में होगा उसे कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, ठीक। अगर ट्रायंगल एबीसी में हमने ऐसे ड्रॉ किया और ये लंब बना दिया, ना इससे कोई मतलब ना इससे कोई मतलब, मिला के ऐसे बनाया जाए कि परपेंडिकुलर हो, तो इसे शीर्ष लंब एल्टीट्यूड कहेंगे। एल्टीट्यूड अर्थात शीर्ष लंब कहेंगे। ऐसा भी 3 बार हो सकता है ये ट्रायंगल में, ठीक। बात समझ में आएगी नहीं? तो ट्रायंगल में 3 तरह की सीक्वेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली, मीडियन, मध्य बिंदु पर मिला है शीर्ष से। एंगल बाइसेक्टर, एंगल को आधा आधा करे बाकी खींच दिया जाए। एल्टीट्यूड, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर हो, इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। क्लियर? एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब कहेंगे। तो जब हम किसी ट्रायंगल में हो और उस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो हमें मेंसुरेशन में यहाँ जरूरत पड़ेगी, और वो ये कि अगर हम एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एडी जो है वो एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ की गई है तो डी मिड पॉइंट होगा, तो डी मिड पॉइंट होगा, ठीक। अगर एडी को आपने ड्रॉ किया है और एडी आपकी एल्टीट्यूड है, तो डी जो होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, वो मध्य बिंदु पर मिलेगा। मतलब ऐसा हर बार नहीं होगा, सिर्फ इस जगह बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स, यही वाला, इधर वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बनाया वो उसको देखिए, बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से जब हम लंब डालेंगे तो मध्य बिंदु पर आकर मिलेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेसिक स्पेशल प्रॉपर्टी है मेंसुरेशन के लिए।
ठीक। तीसरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ऐसा करते ही तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और वो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी आइसोसेलेस एक बार शो करता है, एक बार बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स, यहां तो सभी बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स है, बराबर भुजा कॉमन वर्टेक्स, बराबर भुजा कॉमन वर्टेक्स, तो उस प्रॉपर्टी को ये तीनों बार रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाते हैं। देखो बराबर बराबर 90 90 थीटा थीटा SAS, ठीक कैसा होगा सर्वांगसम। तो इस तरह से सर्वांगसमता सिद्ध होती है AAS से, सॉरी। तो इस कंडीशन में कांग्रुएंसी सिद्ध हो जाती है, इसलिए वैसा होता है। लेकिन इक्विलेटरल में तो तीनों बार होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर अगर हम ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट O परिवृत्त का केंद्र, GI सब बन जाता है, क्योंकि जहां पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उसे अंता केंद्र कहते हैं, ज्योमेट्री का पार्ट। जहां पर माध्यिकाएं ड्रॉ मिलती हैं उसे सेंट्रॉइड केंद्रक कहते हैं। जहां पर एल्टीट्यूड मुझे उसे लंब केंद्र कहते हैं। तो सब एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, ठीक। ये D, ये E और ये F, यहां पर ये जो आपका AD होगा वह मीडियन। भाई जब ट्रायंगल सर्वांगसम हो तो लंब, माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर तीनों हो जाता है, ठीक। वह मीडियन कॉमा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड शीर्ष लंब तीनों होगा। यही काम BE और CF भी कर रहे होंगे, लंब भी होंगे और मध्य बिंदु पर होंगे, ठीक। इस वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके अंतावृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं को लेकर स्पेशल सिनेरियो निकल के आते हैं, जो कि अभी हम बात करेंगे। पहले आप इतना नोट करें।
हो गया। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में है, बातचीत नहीं। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि उसकी तीनों भुजाओं को मान लो हमने बेसिकली ए बी बी सी और सी ए, तीनों को ए मान लिया, और तीनों को ए मानने के बाद ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ए डी। हमें पता है एल्टीट्यूड मीडियन भी बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका a/2 हो गया और ये वाला पार्ट भी आपका a/2 हो गया। तो अगर आप ट्रायंगल ए बी डी में बात करें, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी ए स्क्वायर जो कि आपका ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। ए डी की लंबाई तो मान लो पता करनी है बेसिकली, तो ए डी तो ऐसे ही रहने दें, लेकिन जो बी डी है वो आपकी भुजा का आधा है, तो प्लस a/2 का आधा, दैट इज होल स्क्वायर। तो आप पाएंगे ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे, ए डी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाई 4। ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट ले लेंगे तो √3/2 और ए। ये आपका ट्रायंगल एडी में ट्रायंगल एबीसी में एडी आ जाएगा, और एडी यहां पर ट्रायंगल की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, और हाइट मतलब ऊंचाई, और तीनों बराबर होती तो किसी भी तरफ से देख लो एक जैसी होती। तो जो एडी होगा वो आपका बी और सी एफ के भी बराबर होगा। क्लियर, क्योंकि तीनों माध्यिका, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर, इसलिए तीनों मीडियन तीनों एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ है। इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें जो पॉइंट होता है ओ, परिवृत्त का केंद्र, वो यहीं पर मान लो लाई करता है ऐसे, और यहीं पर आई अंतावृत्त का केंद्र भी लाई करता है, ठीक, और यहीं पर जी भी लाई करता है, जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहीं पर लंब केंद्र पी भी आ जाता है, चारों बिंदु एक ही बिंदु पर होता है, अभी ऊपर हमने लिखा है, अभी मार्क भी किया। फायदा क्या मिला कि जी और आई एक जगह होने पर ये जो लंबाई है ए ओ और ये जो लंबाई है ओ जी, तो यहां पर जो ए जी है वो आपका कैपिटल आर बन जाएगा, और जो जी डी है वो आपका स्मॉल आर बन जाएगा। ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या बन जाएगा, ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या बन जाएगा, और ये आपकी अंतावृत्त की त्रिज्या, इनर सर्कल रेडियस बन जाएगा, अंतावृत्त की त्रिज्या बन जाएगा। कौन, जी डी, जी ये है जी डी, और ये आपका ए जी, अंतावृत्त की त्रिज्या बन जाएगा। ठीक, खास बात यह है कि ए जी और जी डी, यहां लिख लेते हैं, एडी के दो भाग ए जी और जी डी जो होते हैं वो आपके 2:1 में होते हैं, ये सेंट्रॉइड का नियम 2:1। इसका मतलब जो ए जी है उसको हम 2:1 में अगर एडी को बांटें तो 2/3 ऑफ एडी कहा जा सकता है, इसलिए 2/3 ऑफ एडी कहा जा सकता है। तो यहां से हम इसको कह सकते हैं 2/3 ऑफ √3/2 ए। इसी सीक्वेंस में आप चाहे तो अलग अलग लिखेंगे अपने हिसाब से आगे पीछे करके, जिससे आप कैपिटल आर पाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, a/√3। ये समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशली, नॉट फॉर एवरी ट्रायंगल, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर जीडी की बात करें तो दिस इज 1/3 ऑफ एडी, एडी का 1/3 होगी, 2:1, तो 1/सम ऑफ रेशियो। तो इस कंडीशन में जीडी जो स्मॉल आ रहा है वो 1/3 ऑफ √3/2 ए, दैट इज इक्वल टू आर बराबर आ जाएगा a/2√3। ये आपकी अंतावृत्त की त्रिज्या होगी। नॉर्मल ट्रायंगल में हम ABC/4 डेल्टा या डेल्टा/s की मदद से निकालेंगे, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम a/√3 या a/2√3 से परिवृत्त और अंतावृत्त की त्रिज्याएं निकाल पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, नोट करिए।
बना लिया? चलो अभी बेसिक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ट्रायंगल का कंप्लीट, उसके बाद आप कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्टर्स और सर्कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? कल की क्लास में अभी और पढ़ेंगे। तो आपका काम ये है कि ट्रायंगल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल की ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर, ऐसे छोटे छोटे 10-15-20 सवाल लगाइएगा और इनको पहले एक बार ओवरव्यू जरूर करिएगा, ठीक? ओके, गुड कॉल फिर।